2025 के बोर्ड पेपर को मद्देनजर रखते हुए मैं अग्रसर आप लोगों के लिए जो है मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो पूरी तरह से आपके लिए बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बताऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड पेपर से मैच करते हुए ही रहेंगे, या हो सकता है कि पूरे के पूरे वही क्वेश्चन ही आपको मिले और उसका सलूशन भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज नहीं है, मतलब मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, किसी भी टॉपिक का कभी भी बीच में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ लिखा गया है, ये आपका अगर जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, मैथ के जितने बच्चे हैं जो पढ़े होंगे अच्छे से, उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन को देख सबसे पहले ये पता करना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है। तो देखिए डिफरेंशियल दिख रहा है और यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन भी है, दो पक्ष दिए हुए हैं LHS और RHS। तो मतलब एक इक्वेशन है, और इक्वेशन किस रूप का है, आपका अवकल समीकरण टाइप का है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि अवकल समीकरण है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि इस समीकरण की कोटि और क्या ज्ञात करना है, घात ज्ञात करना है। तो देखो कोटि और घात लगभग ये क्वेश्चन आप पेपर में आपकी जो कई बार पूछा वो 1 नंबर में आया हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले कि पहले कोटि और घात पता होना चाहिए। कोटि क्या होता है और घात क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोटि और घात होता क्या है। देखो कोटि जो भी अवकल समीकरण आपको दिया हुआ है उसमें हाईएस्ट मतलब उच्चतम, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, उच्चतम अवकलज देख लीजिए। उच्चतम अवकलज मतलब कि उस अवकल समीकरण में जो अवकलन का रूप दिया गया है, जैसे dy/dx क्या होता है, अवकलन का रूप होता है। ये कितनी बार किया गया, 1 बार किया गया कि 2 बार किया गया कि 3 बार किया गया है, तो उस समीकरण में सबसे उच्चतम देखेंगे। तो उच्चतम देखो यहाँ पर एक ही बार है dy/dx, लेकिन यहाँ पर क्या है d2y/dx² है। मतलब कि इस अवकल समीकरण में जो अवकलज का रूप है वो कितना मतलब कितनी बार किया गया, उसको 2 बार किया गया। तो इस समीकरण का जो कोटि होगा, इस जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसकी जो कोटि होगी, कोटि तो आराम से आप देख के बता सकते हैं कितनी, 2 है कि नहीं। कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घात में। घात क्या होता है, किसी भी अवकल समीकरण का घात जो होता है वो भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, धनात्मक ऋणात्मक भी नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा, केवल और केवल धनात्मक होगा। तो जरा इस अवकल समीकरण को ध्यान से देखिए। ये d2y/dx² है, y + dy/dx यहाँ पावर 1/5 है। तो पहले इसको हमें सॉल्व करके हटाना पड़ेगा। इस 1/5 को मतलब फ्रैक्शन के भिन्नात्मक रूप में लिखा गया है, इस भिन्न को पहले हटाना पड़ेगा। अब भिन्न को हटाने के बाद देखिए पहले सबसे पहले हटा ही देते हैं हम लोग। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, जितना जैसे 1/5 लिखा है तो इस 1/5 को हमको हटाना है। तो इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में या दो ऐसे कर लो कि दोनों पक्षों की घात में, दोनों पक्षों के घात में 5 से गुणा कर दें, 5 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो चलिए करिए। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पावर कितना है, 1 है। तो यहाँ पे करेंगे तो d2y/dx² पावर 1 × 5, और यहाँ हो जाएगा आपका y + dy/dx पावर 1/5 × 5। तो देखो यहाँ से 5 कट गया, यहाँ हो गया d2y/dx² पावर 5 = y + dy/dx। अब ये जो अवकल समीकरण आपका है इसमें देखो भिन्नात्मक टर्म नहीं है, घात भिन्नात्मक जो था उसको हटा दिया गया है। अब ठीक है, अवकल समीकरण हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप जो होता है उस रूप में आ चुका है। कोटि बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोटि तो आप बस देखिए कि सबसे हाई उच्चतम अवकलज कौन सा है, कितनी बार किया गया, वही आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन घात बताने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। तो सबसे पहले अगर भिन्नात्मक रूप होगा तो उसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं मानक रूप। किसी भी अवकल समीकरण का मानक रूप, इसमें कोई भिन्नात्मक घात ना है। अब इसके बाद जो आपको इस अवकल समीकरण का घात बताना है, तो घात भी कोटि से ही डिसाइड होती है। जैसे इस समीकरण का जो उच्चतम कोटि है यही 2 है, तो उच्चतम कोटि वाले पद का जो घात होगा वही इस अवकल समीकरण का घात होगा। मतलब कि जो उच्चतम कोटि यही है आपकी 2, और इसका घात कितना है, 5। तो इस अवकल समीकरण का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने देखा था
वो था अवकल समीकरण से, जो बहुत इजी क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, कोटि और घात बताना था। बहुत होगा पेपर में, आप केवल वैल्यू चेंज कर सकता है, जैसे जहाँ मैंने 1/5 लिया था वहाँ 2/3 ले सकता है, 1/3 ले सकता है। और भी क्वेश्चन मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है समाकलन का। और समाकलन 2 पढ़ना है आपको 12th में, एक निश्चित समाकलन और एक कौन सा पढ़ना है, अनिश्चित समाकलन। ये क्वेश्चन जो है अनिश्चित समाकलन, क्योंकि निश्चित समाकलन में यहाँ पर क्या लिखा रहता है, सीमा लिखा रहती है, निम्न सीमा और कुछ जिसको लिमिट बोलते हैं। और पूरे 12th के टॉपिक में जो मैथ का टॉपिक है, उसमें सबसे बड़ा सरदर्द जो आपका है वो क्या है, समाकलन। ये समाकलन ही लोगों को समझ में नहीं आती है, और ये पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपका कम से कम 18 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों मतलब टॉपिक मिला के, निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। और इसको करना कैसे है, लगभग मान लीजिए कि 100% बच्चे, अगर मान लीजिए कि 100% बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं, उसमें से 20% बच्चे ही ऐसे हैं जिनका ये टॉपिक सही होता है, तो सही ही होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, मतलब नॉर्मली होता है कि संभाल लेंगे अगर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आएगा तो। और बाकी 80% लोग गए ही रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता उसका। तो इसलिए इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको वही क्वेश्चन लगभग आपके पेपर में आएंगे, तो बस उस क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, और ये क्वेश्चन पेपर में जो पूछा हुआ था 2 नंबर में 2023 के पेपर में। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले कि फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूले में मान के चल रहा हूँ कि आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। इसमें जैसे देखो कि cos स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो पहले इससे मुझे कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमको जो इंटीग्रेशन पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, त्रिकोणमितीय फलन का, वो सीधे फंक्शन का पता है। जैसे sin x का आपको पता है कि sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x प्लस c, cos x का क्या होता है sin x प्लस c, है ना, सबको पता है ना, है कि नहीं। यही चीज यहाँ पे भी है, तो हमको cos sin का पता है, cos स्क्वायर x का नहीं पता है, तो पहले इस cos स्क्वायर x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में कि cos 2x का फॉर्मूला, cos के टर्म में, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के टर्म में होता है, cos साइन के टर्म में होता है, केवल साइन के टर्म में होता है, और एक tan के टर्म में होता है। तो हमको cos, यहाँ पर cos स्क्वायर है तो हमको cos वाला फॉर्मूला चाहिए, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या करिए, इस -1 को इधर लाइए, -1 को जब इधर लाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग। अब आपको चाहिए वैल्यू केवल cos स्क्वायर x की, तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये वैल्यू निकल गई cos स्क्वायर x की। आप इसे चाहे याद कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट वहाँ पे साइड में आप जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि cos, हम जानते हैं cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब इस पूरे जो यहाँ पे cos स्क्वायर x है उसकी जगह उठा के इसको रख दीजिए। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। अब देखिए इसके बाद अब करना क्या है कि अब हमको इसको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पे 2 है, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 2 मतलब कि ये 2 अपॉन में है, तो जो बाहर आएगा तो पूरा 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2, और ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2x dx, ठीक बुझा रहा है। ये हो गया 1/2। अब इसको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। चलो अब देखो एकदम सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है और आप इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो अगर कोई अचर पद है तो जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है, तो x के सापेक्ष करते इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। फिर प्लस अभी मैंने आपको बताया कि लिखा था फॉर्मूला आपको यहाँ पे कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है sin x प्लस यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है cos 2x है कि नहीं, तो 2x को छोड़ो, है तो पूरा cos x ही ना, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, ये हो गया आपका sin x। अब x जब यहाँ पर x था तो x आया, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ क्या है 2x है, तो क्या आएगा यहाँ पर sin 2x। और
जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x के साथ जो उसका गुणांक होता है, कोएफिशिएंट जो होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। मतलब ये cos 2x था तो sin 2x हुआ, ठीक है। अब ये 2x में देखो x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है ना, इसको अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर लगा देंगे प्लस c। अब इसका मल्टीप्लाई करना तो कर दीजिए अंदर, और 1/2 का अंदर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x/2 होगा, प्लस इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, यह है आपका पहला चैप्टर जो आपका संबंध और फलन है, उस चैप्टर से है। और ये क्वेश्चन जो है केवल संबंध का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू बच्चों को याद होनी चाहिए इसकी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है। क्वेश्चन बोला है कि यदि 2 परिमित समुच्चयों a व b में अवयव क्रमशः m और n है, मतलब कि 2 आपके पास सेट है, एक सेट a है और दूसरा सेट क्या है, b है। सेट a में जो अवयव की संख्या है, तो अवयव की संख्या निकालने के लिए हम लोग n दिखाते हैं। n की वैल्यू कितनी दिया है, देखो क्रमशः m और n, मतलब ये m है इसमें, और इसमें कितने हैं, n। 2 सेट है आपके पास जिसमें अवयवों की संख्या कितनी कितनी है, m और n। अवयव मतलब जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और आप लोग अवयव हैं, एक क्लास एक सेट है और आप लोग क्या है, अवयव। 20 लोग 25 लोग जो बैठे हैं ये लोग अवयव है इसमें। तो उसी तरह से बता दिया कि इसमें m लोग हैं और इसमें कितने लोग हैं, n लोग। अब इसमें संबंध बताना है कि a से b में संबंध की कुल संख्या कितनी हो सकती है, संबंधों की पूरी संख्या बतानी है। तो संबंध को पहले बताने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 2 सेट में कार्तीय गुणन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कार्तीय गुणन, a क्रॉस b, इसको बोलते हैं हम लोग कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोला जाता है इंग्लिश में, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, जितने अवयव या a में है और जितने अवयव b में है, दोनों का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो। इसमें m है इसमें n है, तो कुल कार्तीय गुणन में जो इनकी अवयवों की संख्या आएगी, a क्रॉस b में जो अवयवों की संख्या आएगी वो कितना आ जाएगा, m इंटू n, मतलब mn हो जाएगा। कितना होगा, mn। मतलब कि अगर a में m अवयव है, b में n अवयव है, तो a क्रॉस b में कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, mn। और संबंध जो होता है, संबंध को हम दिखाते हैं r से। किससे दिखाते हैं, r से। r जो है उप समुच्चय होता है किसका, a क्रॉस b। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि r जो है उप समुच्चय किसका, a क्रॉस b का। उप समुच्चय का मतलब अपने समझ लो, पापा और आप उप समुच्चय, पापा क्या है, समुच्चय, क्योंकि आप उन्हीं से निकल के आए हैं, है कि नहीं। ये a क्रॉस b है पापा जी और ये उनका क्या है, बच्चा है ना, समझ रहे बात को। तो अब इसमें वही अवयव होंगे जो इसमें है, अलग से इसमें कोई नहीं आएगा, है कि नहीं। तो कितने संबंध टोटल बन सकते हैं, डायरेक्ट देखो, उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे। उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर n। क्या होता है, 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब क्या है, जितने अवयव हैं उसको केवल 2 के पावर में क्या करिए, चढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर जब एक सेट होता था तब, लेकिन यहाँ पर क्या है, a क्रॉस b है ना, a क्रॉस b में अवयव संख्या कितनी है टोटल, mn। तो मतलब संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर, a क्रॉस b में जितने अवयव उसको 2 के पावर में चढ़ा दो, तो 2 के पावर कितना हो गया, mn। ये हो गया आंसर। तो आपको यही याद रखना सीधे, ये जितनी मैंने समझाया है ये आपको समझाने के लिए बताया, मेन आंसर आपका यही, बस यही लिख देना सीधे। आपके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके सामने देखो चौथा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका चार क्वेश्चन लोगों ने देखे, 3 पीछे देखे, चौथा आपके सामने है। चारों क्वेश्चन अलग टॉपिक का, पहला था अवकल समीकरण का, दूसरा था समाकलन का, तीसरा था संबंध का, और चौथा आपके पास आ गया सततता। एक चैप्टर आपके पास है कंटिन्यूटी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, चैप्टर का नाम है सततता या कंटिन्यूटी। उसका क्वेश्चन आया और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। बहुत इजी चैप्टर होता है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक भी है ये, मतलब फोकर का नंबर आपको देके जाता है बोर्ड के पेपर में। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) ये दिया आपको और x = 2 पर ये फलन सतत है। तो सतत के लिए क्या करना होता है, समझ लीजिए, 3 चीज आपको निकालनी है। आपको निकालना है LHL, आपको निकालना है RHL, और आपको निकालना है फंक्शन की वैल्यू, जिसको वो बोल रहा है कि सतत है कि नहीं है। तो तीनों को अगर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे फलन क्या है हमारा, सतत। ठीक, अब इसको निकालते कैसे देखो, आप ध्यान से देखते हैं। तो LHL डाल रहे हैं, सुंदर सा लिखेंगे क्या, लिमिट
x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। नंबर लाइन पे अगर हमें पीछे जाना तो क्या करें, घटाते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे a माइनस और f ऑफ x जो फंक्शन होगा। RHL के लिए क्या करेंगे, ये भी दिखा रहा हूँ मैं आपको साइड में। RHL लिमिट x टेंड्स टू, देखो आगे बढ़ने के लिए चीजों में क्या करते हो आप, जोड़ते हो, और पीछे आने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। इसीलिए RHL में मैंने माइनस लगाया था, यहाँ पर RHL में क्या लगाएंगे, प्लस। ये हो गया fx। और ये है क्या, ये वही वैल्यू है जिस पर ये आपको निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कितनी वैल्यू है यहाँ पर, दो। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 पे निकालना है, यहाँ पे लिखना है सुंदर सा बढ़िया सा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्या लिखेंगे, 2। अब 2 माइनस का मतलब ये वाली वैल्यू, अगर 2 में से कुछ घटाओगे तो 2 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा, छोटा आएगा। तो अब इसमें आ जाओ फंक्शन के पास कि fx की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से छोटा। देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 2 से क्या है, बड़ी है ना, जिधर मुंह खुला होता है उधर वाली वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो x की तरफ मुंह खुला है ना, तो यहाँ x 2 से क्या है, बड़ा है, ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे हम। और यहाँ पे x क्या है, 2 से छोटा है, बराबर छोटा मिल रहा है ना यहाँ पर। तो LHL के लिए हम लोग यही फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला, समझे ध्यान से। 2 माइनस बोल रहा है तो 2 माइनस यहाँ लिखने के बाद देखिए कि 2 से छोटी वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, इसी में मिल रही है ना, समझो सब लोग ना, ध्यान से समझना। 2 से छोटा यहाँ मिल रहा है तो इसी को उठा के fx की जगह रख दीजिए। ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी x क्यूब माइनस 3 है, कितना है, x क्यूब माइनस 3। चलो इतना समझ गए, a की वैल्यू डिसाइड होगी, फंक्शन की वैल्यू डिसाइड होगी। अब करना क्या है, अब आपको प्यार से यहाँ पर लिख देना है x इक्वल टू 2 माइनस एच, क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच। हाँ, मतलब एच कोई वैल्यू आप 2 में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 2 माइनस एच। ये हर क्वेश्चन में करना है, कोई सा भी क्वेश्चन सतत का आ गया, ये प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू देख लीजिएगा, जिस पे निकालने को कहेगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी। फिर माइनस लगा हुआ है तो छोटा देखो कि x की वैल्यू, इस जो फंक्शन वाला टैब दिया होगा बॉक्स आपको, उसमें कहाँ पे x की वैल्यू उस वाली वैल्यू से छोटी मिल रही है, तो जहाँ छोटी मिलेगी उसके सामने जो लिखा होगा वही किसका मान हो जाएगा, fx का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू है वहाँ पे x बराबर 2 माइनस एच कर देना। 2 होगा तो 2 माइनस एच, 5 होगा तो 5 माइनस एच, जो होगा उसको कर देंगे आराम से। समझ में आ रही बात। और उसके बाद लिख देना h टेंड्स टू, तो क्या पढ़ेंगे, h टेंड्स टू 0। चलो आ जाओ, अब ध्यान रखो शांति से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया, 0। और जहाँ x है, x जगह क्या रखना है, 2 माइनस एच, तो रखो 2 माइनस एच का क्यूब माइनस b। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगा देना, a माइनस बी का होल क्यूब, जो सबको पता होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 अभी ब्रैकेट में माइनस बी होता है। यहाँ पर रख देना लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का क्यूब करेंगे कितना, 8 माइनस h का क्यूब, h क्यूब हो गया माइनस 3ab, तो 3 दुना के 6 गुणे h, कितना हो जाएगा, 6h हो जाएगा। अब ब्रैकेट में 2 माइनस h और माइनस। अब क्या करना है, अब आपको लिमिट रखनी है, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे, 0। यहाँ 0 रखोगे 0, यहाँ 0 रखोगे, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 0 का गुणा किसी में करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका, क्या बचेगा, क्या 8 बचेगा, ये 0, ये भी 0 बचा, क्या -3, घटाएंगे कितना आ गया, 5। मतलब कि LHL की वैल्यू कितनी आई आपकी, 5 आई। दूसरा RHL, आ जाओ RHL में। RHL में 2 ही काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, अब a की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 प्लस। अब देखो 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा देखो यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 से क्या मिल रही है, छोटी, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी। यही वाला फंक्शन किसका मान हो जाएगा, fx का मान हो जाएगा। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ माइनस था तो 2 माइनस h किए, यहाँ प्लस है तो क्या करोगे, 2 प्लस h, और h टेंड्स टू, ठीक, समझ रहे सब लोग। ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखेंगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब था तो a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पर क्या स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पता है सबको क्या होता है, बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2 का स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4, 4h प्लस 1। अब लिमिट रख दो, लिमिट मतलब जहाँ पे h है वहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, a भी 0, 4 और 1 कितना हो गया, 5, a भी आ गया 5, मतलब LHL भी 5 आ गया और RHL भी 5 आ गया। अभी तीसरा क्या निकालना है, FA। तो FA का मतलब
कि fx को वो वाली फंक्शन देखो, वो वाला वैल्यू देखो जहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ है? बराबर का। जैसे ये देखो छोटा का चिन्ह है, बड़ा का चिन्ह है, यहाँ बराबर नहीं लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है इक्वल टू का साइन। इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पर x बराबर क्या रख देना है? सीधा सीधा 2 रखने, क्योंकि यही एक ही वैल्यू है। ये हो जाएगा आपका f2, ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 3। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो क्या देखा आपने कि LHL बराबर आ रहा है किसके? RHL। और बराबर किसके आ रहा है? F2। मतलब सब 5 5 है ना। हाँ, तो क्या लिखोगे? अतः दिया गया फलन fx, अगर सर तीनों की वैल्यू अलग अलग होती तो सतत नहीं होता। तीनों की वैल्यू क्या? तीनों की वैल्यू अलग होगी नहीं। कोई भी अगर एक अलग आ गया तो सतत नहीं होगा, लेकिन अगर सेम आया तभी हम बोलेंगे। अतः दिया गया फलन fx x बराबर 2 पर क्या है? सतत। आएगा समझ में? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर, जो कि फलन से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों को, ये टॉपिक ही मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि टीचर लोग खुद इसमें फंसते रहते हैं, तो बच्चों को क्या ही समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि f सच दैट r टू r, जहाँ fx इक्वल टू साइन x है, तथा दूसरा फंक्शन दिया है जो जिसकी मैपिंग हो रही है r से r में, और gx इक्वल टू दिया x स्क्वायर, तो fx और gx का परिसर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? fx और gx का परिसर। तो देखो पहले f का निकालते हैं। f सच दैट r टू r, पहले इसका मतलब समझते हैं। ये जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डोमेन। और r जो होता है इसको बोलते हैं सहप्रांत। दूसरा वाला क्या होता है आपका? सहप्रांत। लेकिन आपको ना प्रांत होता है ना सहप्रांत, आपको क्या निकालना है? परिसर। तो क्वेश्चन दिया है फंक्शन जो दिया है fx इक्वल टू है sin x। अब देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो इसके लिए इसका जो है डोमेन या रेंज निकालने के लिए, परिसर या प्रांत निकालने के लिए आप ग्राफ का यूज करिएगा। तो मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बता देता हूँ। ये हो गया y और ये हो गया x। साइन का ग्राफ देखो यहाँ शुरू होता है ऐसे, कर्व की तरह से जाता है। ये होता है 0, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू जो है इसकी -1, और ऊपर यहाँ वैल्यू कितनी? +1। ग्राफ के अकॉर्डिंग जो x अक्ष होता है वो बताता है प्रांत को। तो किसको बताता है? प्रांत को। और y अक्ष किसको बताता है? आपका परिसर। तो आप देखो कि हमको परिसर निकालना है, तो y अक्ष पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो नीचे देखो -1 के नीचे गया है क्या? नहीं गया। और ऊपर 1 से आगे गया है क्या? नहीं। तो मतलब कि इसका जो परिसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? -1 से लेके +1 तक। बस इसको बोलते हैं बंद अंतराल, इसको लेके चलना है। तो -1 से लेके +1 तक इसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। y की वैल्यू को देखेंगे, y अक्ष पर जितना फैला होगा वही होगा। तो -1 से +1 तक गया है ना, तो -1 से +1 तक लिख दिया। अगर प्रांत बोलता तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, -1 से लेके +1 तक। आएगा समझ में? चलो इसी में देखो दूसरा फंक्शन है g सच दैट r टू r। ये भी आपका प्रांत और सहप्रांत है, अभी बताया मैंने। और gx इक्वल टू दिया x²। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको मान लेना कि ये y है, ठीक? इसको क्या मान लेना आप लोग? y। तो x² इक्वल टू y है। देखो हमको y की वैल्यू चाहिए। परिसर जब भी निकालना तो किसकी वैल्यू चाहिए? y। ये y की वैल्यू निकली है ना, -1 से +1 तक किसकी वैल्यू? y अक्ष पर y की वैल्यू निकलेगी। तो उसी तरह यहाँ भी हमको y की वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे फंक्शन को y के पदों में कन्वर्ट कर लो। x² इक्वल टू y है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √y होगा, ठीक? अब समझो बात, रूट के अंदर कभी ऋणात्मक संख्या हो सकता है क्या? कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव संख्या होगी नहीं होगी। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से बड़ा, छोटा में तो ऋणात्मक आ जाएगा, तो हमेशा क्या लेंगे? 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा का मतलब क्या? जरा नंबर लाइन को ध्यान से देखो। ये आपका 0, इधर आपका -1 इधर छोटी संख्याएं चलेंगी, और इधर +1
प्लस 2 इधर चलेगा आपका प्लस इनफाइनाइट। तो हमको जीरो से बड़ा चाहिए, जीरो से बड़ा इधर ही मिलेगा ना। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग करेगा कहाँ से, जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वालों को करेंगे छोटे कोष्टक से बंद, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको बोलते हैं खुला अंतराल। और जीरो के लिए बंद अंतराल क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का मतलब कि जीरो को लेके चलना है, जीरो को छोड़ के नहीं जाना है। तो जीरो को लेके चलना तो इसको लगा देंगे बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगा इसका परिसर जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट। आएगा समझ में, ठीक देख।